नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक चैप्टर से ऋणात्मक एवं धनात्मक घातांक के बारे में। यानी कि अगर किसी संख्या के ऊपर ऋणात्मक घातांक है, जैसे 5 के घात ऋण 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ और इसका मान कितना आएगा। या फिर 10 के घात ऋण 2 है और 10 के घात ऋण 8 का गुणा करना है, तो इस स्थिति में क्या होगा। या फिर 5 के घात ऋण 3 है और 8 के घात ऋण 3 है, तो इनका गुणा करने पर या फिर भाग करने पर हमको क्या उत्तर प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके साथ ही हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या को घात के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 64 को तुम 4 के घात में या फिर 8 के घात में, 4 के घात में, 2 के घात में व्यक्त करो, तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लोग यहाँ पर देखते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि घातांक चैप्टर का ये वीडियो 3rd पार्ट है और इसके पहले 2 पार्ट और बन चुके हैं, जिसमें घातांक के बेसिक्स बताए गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि किसी भी संख्या को घातांक के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो जैसे अगर किसी परिमेय संख्या को घातांक के रूप में व्यक्त करना है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या हो दुनिया में, कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या अगर है तो उसको हम लोग घातांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर 2 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है या 5/8 दिया हुआ है, ठीक है, या फिर ऋण 6 दिया हुआ है, इन सभी को हमको घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग सबको व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ऋण 6 के घात 1, यानी कि सभी के घात हम लोग 1 लगा सकते हैं, ठीक है। यानी हर संख्या को दुनिया में घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये एकदम श्योर रहे, अगर कोई पूछता है कि किसी संख्या को घात के रूप में व्यक्त करिए, तो हम लोग उसके घात ऋण 1 लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो बात करें 4/9 को अगर कोई कह दो कि घात के रूप में व्यक्त करो, तो इसको हम लोग 4/9 के घात 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 2/3 के घात 2 भी लिख सकते हैं। इसको 2 × 2 और इसको 3 × 3 और दोनों के घात हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 16/625 है, 16/625 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। 16/625 के घात 1 लिख सकते हैं। 16 या फिर इसको 4/25 के घात 2 लिख सकते हैं, या फिर 2/5 के घात 4 भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको सिर्फ एक बार घात के रूप में लिखा जा सकता है, और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसको हम लोग कई बार घात के रूप में कई प्रकार से लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं को सिर्फ हम लोग एक प्रकार से घात के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय घातीय संकेतन, ठीक। तो ये शब्द हम लोग याद रखेंगे कि जिन संख्याओं को सिर्फ एक घात के रूप में या फिर सिर्फ घात के एक ही फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको अद्वितीय घातीय संकेतन कहते हैं। तो ये सारी संख्याएं अद्वितीय घातीय संकेतन में नहीं आएंगी, क्योंकि इसको कई प्रकार से हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा परिमेय संख्या को मल्टीपल तरीके से, कई तरीके से घात के रूप में लिखने के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ऋणात्मक और धनात्मक घातांक के बारे में भी आएंगे। तो एक उदाहरण को हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि संख्या 64 × 729 को आधार 6 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी कि 64 × 729 का जो मान आएगा, अगर उस संख्या को हम लोग 6 आधार यानी कि 6 के घात के रूप में लिखना चाहें, तो हमारा उत्तर क्या आएगा। तो उसको हम लोग हल करते हैं, देखते हैं। जैसे हम लोग 64 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 729 को लिख सकते हैं 3 तिरी के 9 तिरी 27 तिरी
81। ठीक, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, यानी कि 2 के घात 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 के घात 6। ठीक, और 2 के घात 6 और 3 के घात 6 इन दोनों का गुणा है, तो 64 गुणे 729 को हम लोग 2 के घात 6 गुणे 3 के घात 6 बराबर 2 गुणे 3 के घात 6 यानी कि 6 के घात 6 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग कई प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर इसने पूछा था कि 6 के आधार अगर रहेगा तो उस स्थिति में घातीय संकेतन क्या होगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम लोग ऐसे ही हल करेंगे, कई प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। अब हम लोग चलते हैं ऋणात्मक घातांक के बारे में समझने की ऋणात्मक घातांक का मतलब क्या होता है, और उस पर अगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो a के घाते ऋण m है, इसका मतलब क्या होता है। तो a के घाते ऋण m का मतलब होता है जब भी घात पर ऋणात्मक मान लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है 1 बटे, यानी कि ये संख्या को घात में हम लोग नीचे में ला देंगे और a के घात m, यानी कि ये धनात्मक हो जाएगा। इसको हम लोग कुछ उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि 4 के घात ऋण 2 का मतलब हो गया 1 बटे 4 के घात 2, यानी कि 10 के घात ऋण 1 का मतलब हो गया 1 बटे 10 के घात 1 या 10, यानी किसी भी संख्या के घात में अगर ऋणात्मक मान है तो हम लोग 1 बटे उस संख्या का के घात में वो मान को धनात्मक बनाकर लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कह दें 5 के घात ऋण 13 है तो इसको हम लोग 1 बटे 5 के घात 13 भी लिख सकते हैं। तो यही था इसका मान। अब हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। 2 टर्म इसके साथ जुड़ेंगे, पहला जुड़ेगा गुणात्मक प्रतिलोम और दूसरा है व्युत्क्रम। ठीक है, इसको इंग्लिश में इनवर्स कहते हैं और इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। इन दोनों का मतलब क्या होता है और ये इन सब का मैंने नाम क्यों लिया, ये सारी चीजें हम लोग अब जानने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम, इनवर्स या रेसिप्रोकल के बारे में जानने वाले हैं। जैसे मान लो ये है 5, ठीक है, 5 में ऐसी किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि हमारा गुणनफल क्या आ जाए, 1 आ जाए, यानी कि 5 में हम लोग किस संख्या से गुणा कर दें कि हमारा गुणनफल 1 आ जाए। तो यानी कि अगर हम लोग 5 में 1 बटे 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा गुणनफल 1 आ जाएगा। या फिर अगर हम कह दें कि 3 बटे 8 में किस संख्या से हम गुणा कर दें तो हमारा गुणनफल 1 आ जाए। यानी कि अगर यहाँ बॉक्स बना दो, किस बॉक्स में मैं क्या रख दूं और इससे गुणा हो जाए कि हमारा उत्तर 1 आ जाए, तो हम यहाँ अगर 8 बटे 3 रख देते हैं तो ये कट के 1 आ जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा। तो इसी संख्या को गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। यानी कि मैं पूछ रहा हूं कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यही हुआ कि किस संख्या से इसमें गुणा कर दें कि हमारा उत्तर या गुणनफल 1 आ जाए, या इसमें किस संख्या से गुणा कर दें तो ये गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। यानी कि अगर 5 के घात 5 का हमको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसके घात हम लोग ऋण 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम या फिर 5 का व्युत्क्रम। और 3 बटे 8 का गुणात्मक प्रतिलोम या इनवर्स निकालना है तो इसके घाते हम लोग ऋण 1 लिख देते हैं। व्युत्क्रम को हम लोग और तरीके समझते हैं कि जैसे ये 3 बटे 8 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, इसको हम लोग इनवर्स कर देंगे, पलट देंगे, यानी कि जो हर में है, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेकर चले जाएंगे, जो हर में है उसको अंश में लेकर चले जाएंगे और जो अंश में है उसको हर में लेकर चले आएंगे, यानी 8 बटे 3। ठीक है, 3 बटे 8 का व्युत्क्रम हो जाएगा 8 बटे 3। 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे 5 या 5 बटे 1 भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी संख्या के ऋण 1 घात है तो वो उसका क्या कहा जाता है,
गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहा जाता है। अगर 3/8 के घात ऋण 1 है तो इसका मान हो जाएगा 8/3। इसका व्युत्क्रम हम लोग लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम लोग सीखते हैं कि ऋणात्मक मान का, ऋणात्मक घात का मान कैसे निकालते हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग वो भी सीख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कि 5 के घात ऋण 8 है, तो इसका मतलब मैंने बताया कि 1/5 के घात 8। ठीक, यानी कि इसको बटे में हम लोग लिख देते हैं। ये तो समझ में आ गया। अगर मैं कह दूं 5/8 गुणे 5/8, तो इसका मतलब हो गया 5/8 और ये गुणा, ठीक है, 1/5 8 हो जाएगा, 5 घाते 8, ठीक, तो ये गुणा होके 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कि जहां भी ऋणात्मक घात रहेगा वो बटे में चला जाएगा। इसके साथ अब हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी संख्या, 2 संख्याएं हैं, ठीक है, जिसका आधार बराबर है और दोनों के घात में ऋणात्मक क्या है, ऋणात्मक घात है, दोनों के घात ऋणात्मक है, तो वैसी स्थिति में अगर उनका गुणा होता है तो क्या आएगा, उनका भाग होता है तो क्या आएगा, जैसा कि हम लोगों ने धनात्मक वाले में पढ़ा था। अगर उनके जो आधार है वो असमान है और जो ऋणात्मक घात है उनका समान है, उस स्थिति में गुणा होगा तो और भाग होगा तो क्या आएगा। और किसी संख्या के ऊपर अगर ऋणात्मक घात ही, तो ऐसी स्थिति में क्या हम लोग करेंगे, या तो ये धनात्मक हो या ये ऋणात्मक हो या इनमें से कोई एक ऋणात्मक हो, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो ये सारी चीज हम लोग एक फॉर्मूले के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, इसके घात m है और दूसरी संख्या उसी के घात n है। जैसा कि हम लोगों ने सीखा था कि घात जो आधार है बराबर हो और जो उसके घातांक हो अलग अलग हो और दोनों का गुणा हो, ठीक है। लेकिन इसमें मान लो कभी ये मान लो ये ऋणात्मक है, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर a के घात m है और a के घात n है, ये वाला ऋणात्मक है, तब क्या करेंगे। और अगर दोनों ऋणात्मक हैं तब उस स्थिति में हमारा उत्तर क्या आएगा। दूसरा है कि अगर a और a ये दोनों के बीच में भाग है, ये एक पहली बार ये ऋणात्मक, दूसरी बार ये ऋणात्मक और तीसरी बार दोनों ऋणात्मक। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अगर a के घात ऋण m है, के घात n है और a के घात m ऋण n है और a के घात में ऋण m ऋण n है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। तो ये सभी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग देखिए, अगर हम लोग जानते हैं कि अगर आधार समान है और घात अलग अलग है, उस स्थिति में हम लोग क्या करते थे, घात को जोड़ देते थे। लेकिन यहां एक ऋणात्मक है, तब भी हम लोग इसको जोड़ ही देंगे, ठीक है। इस स्थिति में a के घात m और धन ऋण n, या फिर a के घात m ऋण n लिख देंगे। इस स्थिति में a के घात ऋण m ऋण n, या फिर इसको धन ऋण n कर लो, या फिर a के घात ऋण m ऋण n, या फिर a के घात ऋण m धन n। m धन n को जोड़ लो और उसके आगे ऋणात्मक निशान लगा दो। इस स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि जब भाग होता था तो घटाते थे, तो a के घात ऋण m ऋण n, ठीक है। इस स्थिति में a के घात m धन n, इस स्थिति में a के घात m ऋण m और ऋण ऋण यानी कि धन हो जाएगा n, ठीक। इस स्थिति में a के घात ऋण m गुणे n और इस स्थिति में भी a के घात ऋण m गुणे n, और इस स्थिति में जब दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण m गुणे ऋण n हो जाएगा, यानी कि a के घात m n हो जाएगा। तो ऐसे अगर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आते हैं
तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग उसको हल करेंगे। अगर इसमें कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो अगर मैं इस पर सभी पर एक एक एग्जाम्पल समझाने लगूं तो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड वीडियो हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूले से आप समझने की कोशिश करेंगे। कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे जो नहीं समझ में आया, और जहां भी कहीं डाउट हो तो उसको आप जरूर समझने की कोशिश करेंगे। कमेंट में आप पूछेंगे, मैं उसको समझाऊंगा कमेंट में ही। तो ये वीडियो आपको जरा सी भी समझ में आई, पसंद आई और ऋणात्मक घातांक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। आगे अगले पार्ट में हम लोग घातांकों के बारे में सीखेंगे कि अगर बहुत बड़ी संख्या है तो उसको हम लोग छोटा करके घातांक के रूप में, और घातांक का मानक रूप क्या होता है उसमें कैसे लिखेंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।